नमस्कार डीबी लाइव के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है अंशिता। दोस्तों, इस वक्त आप सभी जानते हैं कि यूपी में उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने, जिसके लिए कल यानी 20 नवंबर को मतदान होंगे। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच विपक्ष नेता यानी कि विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सीएम योगी जो है लगातार वो उन पर हमला कर ही रहे हैं कि जैसे कल माफिया का मुद्दा उठाया था और आज अखिलेश यादव ने जो है नमामि गंगे का मामला उठाया है। और इसी के साथ जो है कल वोटिंग होनी है, उसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। तो क्या कुछ आज अखिलेश यादव ने मुद्दे उठाए हैं और किन मुद्दों पर योगी सरकार को घेरा है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है अंशिता। क्या लेटर लिखा है अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को और क्या मुद्दा है और किन किन मुद्दों पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को एक बार फिर से घेरा है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप जानते हैं उपचुनाव हैं और कल मतदान होगा। मतदान से पहले सियासत तेजी से गरमाई हुई है। लगातार अखिलेश यादव एक के बाद एक बड़े मामले लाकर योगी सरकार को घेर रहे हैं और इसी बीच में अब उन्होंने नमामि गंगे का प्रोजेक्ट वाला जो मामला है उसको उठा दिया, क्योंकि बीजेपी इस प्रोजेक्ट का बार बार प्रचार करती रही है। बार बार इसके सहारे से वोट भी मांगने की कोशिश की गई है और ऐसे में जो तस्वीरें वहां से आती हैं, गंगा घाट से जो तस्वीरें आती हैं, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ रुपया इस पर खर्च हो रहा है, लेकिन सफाई क्यों नहीं हो रही है। यहां तक कि सवाल यह भी पूछा जाता है कि क्या ये पानी पीने योग्य है। लोग गंगा में जाते हैं, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, ऐसे में उनके लिए ये पानी काफी नुकसानदेह हो सकता है। और इसी मुद्दे को एक बार फिर अखिलेश यादव ने उठाया और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि माफियाओं के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने तमाम सवाल खड़े किए थे। सीधा सीधा सवाल पूछा था कि आप कहते हैं कि गुंडाराज खत्म कर देंगे, आपने दावा किया गुंडाराज खत्म हो चुका है, लेकिन गुंडाराज ऐसे खत्म होगा जब आप खुद माफियाओं को अपने मंच पर जगह दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। उदय भान जो हैं, जिन पर तमाम गंभीर आरोप लगे हैं, काफी आपराधिक मामलों में वो लिप्त हैं, उसको लेकर जब तस्वीर एक सामने आई कि वो सीएम योगी के साथ मंच साझा कर रहे थे और बाकायदा उन्हें सम्मानित किया जा रहा था, पटका पहनाया जा रहा था, तो ये तस्वीर जब सामने आई थी, इसने योगी सरकार को बुरी तरह घेर दिया, कटघरे में खड़ा कर दिया। और इसी बीच अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट ने एक बार फिर योगी सरकार ही नहीं, बीजेपी की मोदी सरकार को भी यहां पर घेर लिया है, क्योंकि प्रोजेक्ट बेसिकली वहीं से शुरू हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने बाकायदा एक ट्वीट किया है। क्या किया मैं आपको पढ़ के सुना देती हूं। तो उन्होंने लिखा है कि जिन्होंने मां गंगा से झूठ बोला उनके वादों पर ना जाएं। नमामि गंगे व स्वच्छ गंगा के नाम पर भाजपा सरकार में पिछले 10 वर्षों में अरबों रुपयों के फंड निकाले तो गए, पर वो फंड मां गंगा के घाट तक नहीं पहुंचे। फाइलों में गंगा जी के स्वच्छ, अविरल, निर्मल होने के दावों का सच ये है कि वाराणसी में मां गंगा इतनी दूषित हो चुकी है कि पीने योग्य तो छोड़िए, ये जल नहान स्नान के लायक भी नहीं है। इसी संदर्भ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी महोदय से ये पूछकर सारा सच स्पष्ट कर दिया है कि क्या आप गंगा जल पी सकते हैं। साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ये सलाह भी डबल इंजन की सरकार के लिए चुल्लू भर पानी में डूबने के बराबर है कि उनके राज्य में तथा कथित क्योटो अर्थात काशी के डीएम साहब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गंगा किनारे एक चेतावनी भरा बोर्ड लगवा दें कि ये गंगा जल पीने नहाने योग्य नहीं है। निंदनीय भी, शर्मनाक भी। काशी कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। तो यहां पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है उस प्रोजेक्ट पर जिसमें अरबों रुपए खर्च किए गए हैं अभी तक सरकार की तरफ से। मानसी जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जहां बीजेपी सरकार और कह सकते हैं कि वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसके बावजूद देखा जा रहा है कि यहां पर गंगा जो है लगातार उसकी स्थिति खराब ही होती जा रही है, वहां की सफाई नहीं हो पा रही है। और जब 2017 की बात करें कि उमा भारती ने यह कहा था कि अगर गंगा की सफाई नहीं होती है तो वो अपनी जान तक दे देंगी, लेकिन आज 2024 हो चुका है, लेकिन गंगा की हालत अभी भी वही है और इस पर बीजेपी की तरफ से कोई सवाल नहीं किया जा रहा। जबकि अगर बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली की यमुना भी गंदी रहती है, उस पर लेकर लगातार बीजेपी हमलावर रहती है क्योंकि वहां पर विपक्ष की पार्टी है। लेकिन जब खुद की सत्ता की पार्टी में गंगा की सफाई नहीं हो पा रही है तो उस पर बीजेपी शांत बैठी और अब अखिलेश यादव ने उपचुनाव से पहले कह सकते हैं कि बड़ा पासा खेला है और इस मुद्दे को उठाया है।
जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि वाजी पलटने टाइप एक पासा खेल दिया है और बहुत बड़ा दाव माना जा सकता है जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को बिल्कुल मतदान से ठीक एक दिन पहले उठाया है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। अब कुंभ भी आने वाला है, ठीक है, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं और गंगा स्नान तो अक्सर होता ही रहता है और इसी को लेकर लगातार पीएम मोदी हो या सीएम योगी हो या दूसरे बीजेपी शासित राज्य पे भी इस तरह की चर्चा, इस प्रोजेक्ट को बार बार उठाया जाता है और इसके सहारे से वोट्स मांगे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो असलियत है, अगर हम अभी सिर्फ यूपी की ही बात करें तो यूपी में असलियत ये है कि वो सिर्फ पीने लायक तो छोड़िए, वो नहाने लायक भी नहीं रहा है। ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और ये आरोप यूं ही नहीं लग रहा है, वहां की स्थितियां हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि पानी बहुत ज्यादा दूषित है। तो इस तरह से यहाँ पर योगी सरकार बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है। और जैसा कि आपने कहा कि उमा भारती जो बीजेपी की ही नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं, उन्होंने इस मुद्दे को कई बार उठाया और ये दावा तक किया था कि वो अगर ऐसा नहीं हुआ तो जल समाधि ले लेंगी, वो प्राण दे देंगी। तो अपने आप में बीजेपी अपने ही नेताओं के चलते इस प्रोजेक्ट को लेकर घिरती रही है। समय समय पर इसको लेकर सवाल किए गए हैं, समय समय पर इस पर रिपोर्ट्स मांगी गई हैं, जांच करने को कहा गया है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। स्थितियां वहीं के वहीं पर टिकी हुई हैं। यहाँ पर बिल्कुल आपने सही कहा कि स्थितियां बिल्कुल वही की वही हैं, क्योंकि एनजीटी ने भी उनसे सवाल किया जब बनारस में जब डीएम से पूछा गया कि क्या आप ये पानी पी सकते हैं, तो उन्होंने बोला ना। और इसके बाद उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पे पानी नहीं पी सकते हैं तो यहाँ पर आप एक नोटिस चस्पा कर दीजिए कि यहाँ के पानी को आप ना पिए ना यहाँ पर नहाएं। तो उस पर उन्होंने बोला कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, उसमें प्रशासन देखेगा या ऊपर से जो भी होगा। तो उस चीज को भी देख सकते हैं कि वहाँ के लोग डरे भी हुए हैं, जानते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया है। दूसरी खबर अंशिता बात करते हैं कि कल चुनाव है और चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी की तरफ से एक लेटर लिखा गया, एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें मांग की गई है कि जो भी मतदाता हैं उनके पहचान पत्र को पुलिस ना देखे, उसमें कोई हस्तक्षेप ना करें। ये अखिलेश यादव की तरफ से मांग की गई, उनकी पार्टी की तरफ से ये मांग की गई है। इसी के साथ बुर्का को लेकर के भी मांग की गई है कि उन्होंने कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि एक विशेष वर्ग यानी कि मुस्लिम क्षेत्र की जो महिलाएं थी उनका बुर्का उठा उठा कर देखा जा रहा था, जिससे वो काफी ज्यादा कह सकते हैं भयभीत या असहज भी महसूस कर रही थी। और अखिलेश यादव का यानी कि समाजवादी पार्टी का यह आरोप है कि इसकी वजह से लोकसभा चुनाव में कई क्षेत्रों में जहां से उन्हें वोट मिल सकता था वो प्रभावित हुआ है। क्या कहना चाहेंगी, क्या है पूरा ये मामला? जी बिल्कुल, बुर्के का मामला जब भी यूपी में चुनाव होता है खासकर तो बार बार उठता है। बीजेपी इसका विरोध करती है, बीजेपी का कहना यह होता है कि जांच होनी चाहिए, जबकि समाजवादी पार्टी लगातार उस समुदाय के लोगों की परेशानियों को समझते हुए या उस समुदाय के लोगों के जो नियम हैं उनका ध्यान रखते हुए ये कहती है कि इस तरह से जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं उसके लिए सहज नहीं होती हैं। और इसकी वजह बिल्कुल सही कहा कि अखिलेश यादव ने पहले ये कहा था कि क्योंकि इस तरह का कह दिया गया था कि प्रॉपर जांच होगी, बाकायदा टीम बिठाई जाएगी जो जांच करेगी जब वोटिंग के लिए आएंगी महिलाएं, तो इसका असर ये हुआ था कि वोट देने आई नहीं महिलाएं। कुछ महिलाएं खुद से नहीं आई और कुछ महिलाओं को आने नहीं दिया गया, जिनके परिवार में इस तरह का नहीं, उनको परेशानी होगी, अलाउड नहीं होगा उनको शायद, तो इस वजह से वोटिंग प्रतिशत पर इसका असर पड़ा। और हो सकता है कि अगर वो महिलाएं भी आ पाती तो शायद सपा की और अच्छी प्रदर्शन हो सकता था, वहां पर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन और अच्छा हो सकता था। तो इसी को देखते हुए ये अब अखिलेश यादव ने बड़ी मांग उठाई है कि ऐसे बुर्का उठा उठा कर जांच नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड से आप जैसे दूसरों की जांच करते हैं इस तरह से ही करें, उन महिलाओं के साथ ऐसे अलग तरह से नहीं जांच होनी चाहिए, इस तरह से वो असहज हो जाती हैं। इसी तरह एक दूसरी जो मांग की गई है चुनाव आयोग को संज्ञान में लेने के लिए, उन्होंने कहा है, अखिलेश यादव ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया है, उन्होंने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप भी यहां पर लगा दिए। तो अखिलेश यादव ने लिखा है, चुनाव आयोग तुरंत इस बात का संज्ञान ले कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है और मतदान को बाधित करने के लिए नोटिस चेतावनी के लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं पर दबाव बना रहा है। ये एक तरह से संविधान द्वारा दिए गए वोटिंग के अधिकार को छीनने का गैर कानूनी कृत्य है। इसे एक अपराध की तरह दर्ज करके तुरंत कार्रवाई की जाए, अन्यथा माननीय सर्वोच्च से ये अपील होगी कि वो स्वतः संज्ञान लेते हुए पक्षपाती शासन प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तस्वीर भी दिखाई दे रही है यहाँ पर कि एक लेटर है लाल कार्ड नाम से जो फैलाया जा रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं उससे पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चल पड़ा, ये बड़ा मामला है यहाँ पर। और समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा ने अंबेडकर
पुलिस जो है, अंबेडकर नगर पुलिस है, उस पर बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस की तरफ से मुस्लिम यादव के साथ ही कुर्मी जाति के लोगों को भी धमकाया जा रहा है। सांसद लालजी वर्मा ने कहा है कि इस संबंध में उन्होंने एक पत्र भी लिखा है और पुलिस से नाराजगी भी जताई है। अखिलेश यादव का पोस्ट भी इस मामले पर आया है, यानी पूरी समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को बार बार तेजी से उठा रही है और इससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें, सपा ने जो पत्र लिखा है वो हम आपको बता देते हैं। उसमें लिखा है कि ध्यान दें, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस बीच पार्टियों में तनातनी बनी हुई है। इसी बात पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की तरफ से निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है। सपा ने लिखा कि मतदान के दिन कोई पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की आईडी जांच ना करे, पोलिंग अफसर के अलावा कोई भी मतदाता का पहचान पत्र चेक ना करे। हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के पैराग्राफ का उल्लेख भी किया गया है। पत्र में लिखा है, लोकसभा के दौरान मुस्लिम महिलाओं को भयभीत करने का काम किया गया। मतदान के बाद एजेंट को कुल मतदाता के पड़े वोट की जानकारी की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए। तो सपा के जो पत्र है, इसमें जैसे कि हम अभी बात कर ही रहे थे, बुर्के का जिक्र किया गया है। उसमें समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में बुर्के का जिक्र करते हुए लिखा है, इसी से मांग की है कि मतदान के दौरान मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग बुर्का हटाकर ना की जाए। इलेक्शन कमीशन को लिखे अपने पत्र में सपा ने कहा है कि अगर महिलाएं बुर्का पहनकर वोटिंग करती हैं तो इस पर पुलिस हस्तक्षेप ना करे। मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हटाने को लेकर महिलाएं डरी हुई हैं और ऐसी स्थिति में वो मतदान नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल मानसी, यहाँ यही बात दोहराई गई है जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे कि महिलाएं असहज हो जाती हैं क्योंकि उनके घर का वो माहौल है, इस तरह से उनका जो धर्म है या उनका जो मजहब है वो इसी की इजाजत देता है, वो बुर्का के बिना बाहर नहीं निकल सकती। ऐसे कई उनके घरों में इस तरह की उसूल हैं, तो उनको तोड़ते हुए उनके लिए असहज स्थिति हो जाती है जब वो मतदान देने आती हैं और अगर उनका बुर्का हटाया जाता है तो इस पर आपत्ति होती है उनको और उनके परिवार वालों को। तो इस तरह की स्थितियां ना पैदा की जाएं जिससे वो मुस्लिम महिलाएं जो उनका अधिकार है मतदान देना, उनका जो अधिकार है वो उनसे अधिकार ही छीन लिया जाए। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने मतदान से ठीक एक दिन पहले बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया है। तो अब इलेक्शन कमीशन पर कई मुद्दों को लेकर दबाव यहां पर बन रहा है। पहले पैसे ही अगर हम देखें कि इलेक्शन कमीशन पर तमाम गंभीर आरोप लगते रहते हैं कि वो बीजेपी का सहायता करता है, बीजेपी उसी के बलबूते चुनाव जीतती है, इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं। और इन सबके बीच में इलेक्शन कमीशन पर एक बार फिर विपक्ष ने दबाव बनाया। देखना होगा इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन लेता है या नहीं लेता है, और एक्शन अगर लेता है तो देरी से लेता है जिसका कोई फायदा नहीं होता है। तो यहां पर ये देखने वाली बात होगी। इस बीच में आपको बता दूं कि अंशिता लगातार जो है अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है और उस पर जो है प्रतिक्रिया लोगों के सामने आ रही है, और जो चुनाव आयोग को जो उन्होंने पत्र लिखा है उस पर अब वो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हम अपनी टीम से कहना चाहेंगे कि एक बार वो स्क्रीन पर लेकर आए, क्या कुछ कहा प्रमोद तिवारी ने, आइए सुनते हैं। इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीट जीतेगा। हमारे सपा के चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं उनके साथ जनता का प्रबल समर्थन है। मैं ये जरूर चाहूंगा चुनाव निष्पक्ष हो। अनुरोध करूंगा इलेक्शन कमीशन से, सिर्फ 9 चुनाव है, आप गारंटी लीजिए कि ये चुनाव निष्पक्ष होंगे। समाजवादी पार्टी के तरफ से यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि पर्दा नशीन महिलाओं के साथ उनके मतदान में किसी तरह की रुकावट ना हो। तो पिछले बाई इलेक्शन का अनुभव है जिसके आधार पर उन्होंने कहा होगा। एक तरफ इलेक्शन कमीशन चाहता है ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, पर पिछले बाई इलेक्शन में देखिए बहुत कम वोट पड़ा था रामपुर वगैरह में। तो इलेक्शन कमीशन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चाहे वो पिछड़े वर्ग की महिलाएं, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय की हों, चाहे वो अनुसूचित जात के हों, वो अपना मतदान ज्यादा से ज्यादा कर सके। एक इलेक्शन कमीशन ने जो एक लाइन जारी की है उसका 100% पालन हो कि पुलिस वाले आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड न चेक करें। तो अगर उसका अनुपालन होगा तो निश्चित रूप में मतदाताओं में कोई खौफ और भय नहीं। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, इसी चुनाव के बीच में तो देश गुलाम हो गया है। अब एकजुट रहेंगे, एक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे हम जी। चुनाव में कैसे बातें कही जाती हैं
ये तो बेहतर वो जानते हैं, पर देश का इतिहास झूठ नहीं बोलेगा। जब राजे रजवाड़े मुसलमान हिंदू के नाम पर देश बटा, क्षेत्र के नाम पे देश बटा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने हमें बंटवारा करो राज करो की नीति पर चलते हुए गुलाम बना लिया। ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने 1929 में लाहौर आंदोलन में, लाहौर की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया और 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का संकल्प लिया। और गांधी जी और कांग्रेस ने सबसे बड़ा यही काम किया था, जो हिंदू मुसलमान अलग अलग बटे थे, क्षेत्र बटे थे, पिछड़े अगड़े बटे थे, उनको सबको जिस दिन एक कर दिया वही 15 अगस्त 1947 में देश की आजादी का सबसे बड़ा कारण बना। तो अंग्रेज भी करते थे बांटो और राज करो, भाजपा भी आज कह रही है बांटो और राज करो, इसी सिद्धांत पे चल रही है और इसीलिए नफरत का पैगाम दे रही है। तो ये थे प्रमोद तिवारी जिन्हें आप सुन रहे थे। इन्होंने भी समाजवादी पार्टी की इस मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के जो बुर्के और जो मतदाता के जो पहचान पत्र हैं पुलिसकर्मी चेक ना करें, इस मांग का समर्थन किया। इसी के साथ में प्रमोद तिवारी यानी कि कांग्रेस ने आरोप लगा दिया है कि बीजेपी जो है दो धर्मों को बांटने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है, जिसका जवाब उन्हें कल मिल जाएगा, ऐसा प्रमोद तिवारी ने कहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जो है यूपी के प्रशासन पर भी आरोप लगाया है कि जो कल मतदान होंगे उसको लेकर गड़बड़ियां हो सकती हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आइए सुनते हैं। शासन ने कोई नहीं रोका, फॉग अगर होगा और मौसम नहीं ठीक होगा, विजिबिलिटी नहीं होगी, उसमें प्रशासन क्या कर सकता है? प्रशासन तो केवल चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसको बचाने के लिए, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एक वोट डालने का अधिकार दिया है, उस अधिकार की रक्षा करने का काम प्रशासन करेगा। तो ये थे अखिलेश यादव जिनका बहुत बड़ा आरोप था कल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने, मतदान किए जाने हैं, लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग हो या प्रशासन हो, उस पर तमाम बड़े आरोप लगा दिए हैं। अंशिता क्या कहना चाहेंगी कि अखिलेश यादव लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं, लगातार उन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं जिनसे योगी सरकार, बीजेपी सरकार घिरती जा रही है, और ऐसे में कल मतदान होने हैं और उससे पहले अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और यूपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी लगातार एक्टिव है इन चुनावों को लेकर, और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जो मुद्दे उठाए गए और उसका फायदा बीजेपी को नहीं हुआ, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ, यानी बीजेपी को बड़ा नुकसान होना पड़ा। बीजेपी ने मुस्लिमों को और हिंदुओं को बांटने की कोशिश की, उसका नुकसान बीजेपी को मिला। उसी तरह से समाजवादी पार्टी ने या इंडिया गठबंधन ने एकजुटता का संदेश दिया, उसका फायदा उनको मिला। तो इस तरह से अभी एक बार फिर उन्हीं तमाम मुद्दों को, इसमें से सबसे बड़ा मुद्दा संविधान का मुद्दा है, जिसे पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर हर जगह पर उठा रहा है, और बीजेपी को पता है कि उससे उसे नुकसान होगा, और संविधान के मुद्दे को कहीं ना कहीं दबाने के लिए वो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन विपक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से इस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसे फायदा हो चुका है, और हो सकता है कि जो उपचुनाव अभी हैं, जो चल रहे हैं, जिसके लिए कल मतदान है, उसमें उसको फायदा हो सकता है इंडिया गठबंधन को, और उसी कोशिश में समाजवादी पार्टी लगी हुई है। और जो बड़ा मुद्दा ये बुर्के वाला उठाया है, अगर इस पर सहमति हो जाए, मतलब उस पर एक्शन लिया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे को देखता है गंभीरता से कि जो चेकिंग है वो उन्हीं मतदान, जो अधिकारी बैठे हैं वहां पर मतदान केंद्रों पर, उन्हें करनी चाहिए। पुलिस का हस्तक्षेप इसमें ठीक नहीं है, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। पुलिस का काम है सिर्फ वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को देखना कि किसी तरह से कोई दंगा नहीं हो जाए, किसी तरह कि कोई अराजक तत्व वहां ना पहुंच जाएं, कोई तोड़फोड़ ना हो जाए। इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को देखना वहां पुलिस का काम है, ना कि चेकिंग करना वहां पर पुलिस का काम है। तो पुलिस अपना काम करे, और जो अधिकारी हैं वो अपना काम करें, वो महिलाओं की चेकिंग करें, बिल्कुल करें, उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। वो आधार कार्ड चेक करें, इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर इस मामले को गंभीरता से चुनाव आयोग लेता है और इस पर सख्त एक्शन लेता है, तो जाहिर है इससे जो महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं जो वोट देने नहीं आ पाती हैं,
वो इस उम्मीद में या कि उनको जो उनका जो अंदर जो डर है वो जब खत्म होगा तो वोट देने आएंगी तो जाहिर है जिसने उनकी ये मांग रखी है वो उसी पक्ष में उसी तरफ जाने की कोशिश करेंगी, तो हो सकता है कि वोट प्रतिशत और बढ़ेगा और वो इंडिया गठबंधन की तरफ ही जा सकता है। तो ये स्थितियां यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि मजबूती इंडिया गठबंधन की दिख रही है। अंशिता, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसा कि आपने बोला कि संविधान के मुद्दे पर जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा यूपी में, है ना, और समाजवादी पार्टी काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी ने और वो जीती वहां पर। तो इस बीच अब सीएम योगी ने जो विवादित बयान दे दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, और जहां अब देखा जा रहा है कि उस समय इंडिया गठबंधन के समर्थन में काफी जनता आई, सबने एकजुट होकर वोट दिया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर। तो क्या लगता है आपको कि कल मतदान होंगे तो इस पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को पड़ सकता है? क्योंकि जहां सीएम योगी ने कोशिश की कि ये उनका जो पासा है वो उपचुनाव में फायदा देगा, लेकिन क्या ये उल्टा पड़ सकता है? क्या लगता है? देखिए मानसी, ऐसा नहीं है कि पहली बार बीजेपी की तरफ से इस तरह की कोई कोशिश की गई हो। एनडीए जब भी फंसता है वो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करता है, और जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि उससे फायदा नहीं मिला था लोकसभा चुनाव में। पूरी कोशिश की गई, राम मंदिर भी लाए और सारी चीजें, यहां तक कि बयान भी दिया गया कि संविधान अगर आप 400 पार आ जाएगी बीजेपी तो संविधान में बदलाव हो सकता है। बीजेपी के ही नेताओं ने इस तरह का बयान दिया। तो वो क्यों दिया था? वो उस जो 80% यानी हिंदुओं को ही साधने के लिए दिया था, लेकिन हिंदुओं पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसा ही यहां पर देखने को मिल सकता है कि जो नारा देकर बीजेपी ने एक तबके को, या कह सकते हैं हिंदू समुदाय को जो भुनाने की कोशिश की है, जो अपने पक्ष में लाने की कोशिश की है, उस पर असर होता यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा कोई खास काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंशिता, आपने तमाम जानकारियां दी। बिल्कुल आपने सही कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा इस वक्त जो है यूपी में सियासत उससे गरमाई हुई है, और जो लोकसभा चुनाव में गलती कह सकते हैं विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि जो गलतियां बीजेपी ने की थी वो एक बार फिर इस चुनाव में करने वाली। क्या कहना मानसी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे जिस तरह से उठाया गया, उसी तरह से इस बार पहली बार भी ऐसा देखने को मिला कि जो नारा योगी ने दिया उसकी काट विपक्ष ने ढूंढी, और लगातार एक के बाद एक कई ऐसे नारे दिए गए। जैसे सबसे बड़ा जो नारा अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो ये बहुत बड़ी काट के तौर पर सामने आया और इससे एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की अखिलेश यादव ने। बाकायदा इसके पोस्टर्स छपे, पोस्टर्स लगे हुए दिखाई दिए हर जगह पर। जिस तरह से बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे को प्रचारित किया, उसी तरह अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे को भी प्रचारित किया। तो मुझे लगता है, या जो चीजें आ रही है निकलकर, ये है कि बटेंगे तो कटेंगे पर जुड़ेंगे तो जीतेंगे ज्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंशिता आपका। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस तरीके के नारों की गूंज लगातार यूपी की सियासत में गरमाई रही। और कल जब इन 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे, मतदान होंगे, तो ये अब इन नारों का फर्क इन जनता पर कितना पड़ा, ये तो अब 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा, क्योंकि कल तो ईवीएम में नेताओं की किस्मत कैद हो जाएगी और 23 नवंबर को जो परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि किसका नारा किस पर भारी पड़ा। तो दोस्तों, आज के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही।